नमस्कार। ये वक्त न ठहरा है कभी, न बदली इसने चाल है। जो एक बार निकल जाएगा न कभी लौट कर आएगा। जो कीमत इसकी समझ पाएगा वो मंजिल अपनी पा जाएगा। नमस्कार। एक प्यारी सी सुबह ने दस्तक दे दी है और आपकी सुबह को और ख़ास बनाने मैं अनामिका लेकर आ गई हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान। बिल्कुल दर्शकों, और इसी के साथ आपके साथ आपकी होस्ट मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं हम एक विशेष मेहमान के साथ और उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। आज दिन है रविवार और साथ ही आप जानते हैं कि रविवार के दिन हम खुद के लिए समय निकालते हैं और जब मंडे आता है तो हम नए दिन की शुरुआत करते हैं। मंडे में हम खुद के लिए एक नई ऊर्जा आती है, एक नई एनर्जी आती है नई चीज़ों को की शुरुआत करने के लिए। क्यों अनामिका? और साथ ही साथ जैसा कि अनामिका ने बताया कि वक्त एक ऐसी चीज़ है जो कभी किसी के लिए रुकता नहीं, ये हमेशा आगे बढ़ते रहता है। तो इसलिए हमें कभी भी वक्त के साथ आगे चलते रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें बदलते दौर के साथ खुद को भी बदलते रहना चाहिए, वरना हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और साथ ही इसके साथ हमें उससे सीखने की ज़रूरत है, नए अनुभवों को अपने अंदर समाहित करने की ज़रूरत है। क्यों अनामिका? सही कहा मुस्कान। एक पुरानी कहावत है दर्शकों, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, ये निरंतर बढ़ता रहता है। और वो कहते हैं ना कि बदलते दौर के साथ खुद को तो बदलना ही चाहिए। और एक लाइन है कि बहती दरिया सा होना चाहिए, ठहरा पानी अक्सर गंदा हो जाता है। बहुत सही बात कही मुस्कान। जिस तरह से दर्शकों अंधेरी रात के बाद सुबह का आना तय है, जिस तरह से बहती हुई नदी का एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना तय है, जैसे ऋतुओं का हर बार रंग बदलना तय है, उसी तरह से वक्त का बढ़ते रहना भी तय है। पर कई बार हमें वक्त की कीमत उसके निकल जाने के बाद समझ आती है। हम कई बार ये सोचते हैं कि काश हमारे पास कुछ और वक्त होता तो हम अपने जीवन में कुछ और कर पाते, उसे और बेहतर बना पाते, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते। पर वक्त का पहिया तो चलता जाता है और जाते जाते हमें यह सिखाता है कि इसके महत्व को समझकर, पहचान कर, इसका सदुपयोग कर कर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि लॉस्ट टाइम इज़ नेवर फाउंड अगेन। इन्हीं सुविचारों के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बढ़ते हैं कार्यक्रम के पहले सेगमेंट अनमोल वचन की ओर। महात्माओं द्वारा कहे गए अनमोल वचन हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, जीवन में कुछ अच्छा करने को, अच्छा सीखने के लिए मार्ग दिखाते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं और देखते हैं क्या है आज का अनमोल वचन। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। स्वामी विवेकानंद। इसी के साथ दर्शकों चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं आज के हमारे विशेष मेहमान का। आपको बता दें कि आज स्टूडियो में हमारे साथ है दीपक आनंद। आपको बता दें कि 2007 बैच के आईएएस हैं बिहार कैडर के और साथ ही साथ ये फिलहाल में सचिव हैं श्रम साधन विभाग में। सर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। स्वागत कार्यक्रम बिहार बिहार में सर। सर हम सभी जानते हैं कि जो शिक्षा है ये हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए। और जो शिक्षा है इसकी जो शुरुआत है वो बहुत बचपन से ही हो जाती है, तभी जाके हम फ्यूचर में आईएएस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपने हमें प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बारे में बताएं, हाई एजुकेशन के बारे में बताएं और कहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, इस बारे में विस्तार से हमें कुछ बताएं। मैं सीतामढ़ी ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहीं मेरा जन्म हुआ और वहीं मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई है। उसके बाद पटना विश्वविद्यालय से मैंने स्नातकोत्तर किया दर्शन शास्त्र विषय में वर्ष 2005 में। उसके बाद 2007 में आईएएस परीक्षा में मेरा चयन हुआ था और फिर बिहार कैडर मुझे मिला और विभिन्न जगहों पे मेरी पदस्थापना रही। बांका और सारण का मैं जिलाधिकारी भी रहा और भी वर्तमान में सचिव श्रम संसाधन विभाग के रूप में कार्यरत हूँ। जी, बहुत अच्छी बात सर। सर बिहार की बात करें तो बिहार में श्रमिकों की संख्या जो है वो काफ़ी है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि श्रमिकों के लिए क्या कल्याणकारी योजनाएं हैं जो चलाई जा रही हैं, इसके बारे में विस्तार से बताएं। बिहार सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए पूरी मेहनत से काम कर रही है और श्रम संसाधन विभाग में कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं श्रमिक भाइयों के लिए। अगर किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है दुर्घटना में तो उनको 2 लाख रुपए का अनुदान हम देते हैं। अगर अस्थायी निःशक्तता हो जाती है तो 1 लाख रुपए का अनुदान देते हैं और
अस्थायी या आंशिक निःशक्तता होती है तो 50,000 का अनुदान देते हैं। तो ये औसतन 3 करोड़ रुपए हम प्रति वर्ष इस प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना में देते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें असंगठित कार्य क्षेत्र की, तो उसमें जो कामगार और शिल्पकार हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, उनको हमारे जो बिहार के श्रमिक हैं, उनको भी यही दुर्घटना मृत्यु अनुदान के रूप में 2 लाख रुपए दिया जाता है। आंशिक निःशक्तता और पूर्ण निःशक्तता में जैसा मैंने पहले बताया कि 1,50,000 रुपये दिया जाता है। तो इसमें 15 करोड़ की राशि औसतन हम लोग प्रतिवर्ष अनुदान के रूप में देते हैं। तो इस तरह की ये 2 योजनाएं हैं। एक हमारा है बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याणकारी बोर्ड। इसमें क्या है कि जो बिहार राज्य के अंतर्गत जितने भी सरकारी निजी निर्माण से संबंधित प्रतिष्ठान हैं, उनको अपनी निर्माण लागत का 1% उपकर के रूप में, शेष के रूप में श्रम संसाधन विभाग को देना होता है, इस बोर्ड के पास जमा करना होता है। और यह राशि पिछले वर्ष में 694 करोड़ रुपया थी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष 1,10,000 लाभुकों को हमने 623 करोड़ रुपया का अनुदान इस बोर्ड की कल्याणकारी योजना से बांटा है। जी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि 27 लाख श्रमिक इस कल्याणकारी योजना में रजिस्टर्ड हैं और 16 प्रकार की योजनाएं हम के माध्यम से श्रमिकों के कल्याण का कार्य कर रहे हैं। आपको बताएं कि मातृत्व लाभ, पितृत्व लाभ, विवाह के लिए अनुदान 50,000 रुपये की राशि, फिर दाह संस्कार के लिए राशि, मतलब हर तरह की योजनाओं का लाभ। साइकिल क्रय के लिए राशि 3500, औजार क्रय के लिए 15,000। अगर किसी श्रमिक के बच्चे क्लास 10वीं या 12वीं में 80% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो उनको 25,000 रुपये नगद पुरस्कार हम देते हैं। 70% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो उनको 15,000 रुपये की नगद राशि देती हैं। और अगर 60% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो उनको हम 10,000 की राशि देते हैं। तो इस तरह की योजनाएं चल रही हैं। और इस वर्ष भी अभी तक हम लोगों ने, अभी जबकि 6 महीने ही बीते हैं इस वित्तीय वर्ष के, हम लोगों ने 300 करोड़ रुपया उपकर जमा किया है और उससे 225 करोड़ का अनुदान वितरित ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बिहार सरकार श्रमिक भाइयों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। न्यूनतम मजदूरी दर भी हम तय करते हैं। जो हमारे अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल जो हमारे श्रमिक हैं, उनके लिए हम न्यूनतम मजदूरी वर्ष में 2 बार तय करते हैं, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को। इस वर्ष भी उसमें बढ़ोतरी की संभावना है। तो बिहार सरकार, श्रम संसाधन विभाग पूरी तरह से दिन रात एक करके श्रमिक भाइयों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी हमें मिल रही है मुस्कान। सर, अगर युवाओं की बात करें, ऐसा माना जाता है कि वो देश, वो राज्य तभी विकसित होता है जब वहाँ की साइंस एंड टेक्नोलॉजी विकसित होती है। तो अगर टेक्निकल एजुकेशन की अगर बात करें तो इसके लिए, इस क्षेत्र में युवाओं के लिए क्या काम किए जा रहे हैं? श्रम संसाधन विभाग के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजकीय जो हैं ITIs, वो 151 हैं। अभी जो योजना है उसमें सभी जिलों में एक महिला ITI की स्थापना हम कर रहे हैं और सभी अनुमंडलों में एक ITI की स्थापना कर रहे हैं। तो इस तरह से कुल 151 ITIs हमारे पास हैं जो राजकीय हैं। इसके अलावा 1227 ऐसे ITIs हैं जो निजी क्षेत्र के हैं। तो इन दोनों को अगर आप मिला लेंगे तो 1.25 लाख प्रशिक्षणार्थी को हम प्रशिक्षण अपने ITIs के माध्यम से दे रहे हैं। और जो राजकीय ITIs हैं उनमें 49 ट्रेडों में, विभिन्न ट्रेड्स में हम ये प्रशिक्षण देते हैं। और जो हमारे निजी ITIs हैं उसमें 29 ट्रेडों में ये हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। अगर आगे बात करें तो औद्योगिक प्रतिष्ठान जितने हैं, 340 ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं जिनके साथ हम श्रम संसाधन विभाग ने MOU किया है और उसके तहत हम ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं। करीब 2,500 बच्चों को अब तक ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जा चुकी है और उनका प्लेसमेंट कराया जा चुका है। आगे हम बात करें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की, जहाँ तक तकनीकी शिक्षा की बात है, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है, हमारे सभी ITIs को हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। वहाँ पे 23 नए, जो आज की तारीख में जो सबसे ज़्यादा उच्चतम तकनीक की जो मशीनें हैं और जो ट्रेनर है वहाँ पे 2 सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हमारे सभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अभी आज की तारीख में है। तो आज के समय की जो ज़रूरत है, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या 3D प्रिंटिंग, या ऑटोमोबाइल, या
आपका जो बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन है, तो इस तरह की चीज़ों को हम वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि आज के बाज़ार की जो ज़रूरत है उसमें हमारे युवा प्रशिक्षित होकर के, हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से प्रशिक्षित होकर के बाज़ार में जाएं और हम उनके प्लेसमेंट तक की व्यवस्था अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से कर रहे हैं। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि यह जो जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उनके भी एडमिशन की व्यवस्था पिछले वर्ष से बिहार सरकार ने की है और उनको भी ITIs में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। पहले जिला का बंधेज था, एक जिले में वहीं के बच्चे ITI में भाग ले सकते थे, प्रशिक्षण ले सकते थे। अभी पिछले वर्ष में 75% का एक बंधेज बनाया गया कि उस जिले के होंगे, लेकिन 25% जो सीट है वो बाहर के बच्चों, मतलब उस जिले से बाहर के बच्चों के लिए भी ओपन किया गया है। तो इस तरह का पूरा प्रयास किया जा रहा है जिससे हम तकनीकी शिक्षा दे करके उनको रोजगार तक पहुंचा रहे हैं और ITI जो है जो एक मॉडल के रूप में उभर रहा है। जी। और साथ ही जैसा कि आपने अभी स्किल डेवलपमेंट की बात की है, तो हम देखते हैं कि स्किल जो है हम सभी के लिए बेहद ही ज़रूरी है। और अगर हम वहीं बात करें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की, तो इससे कई सारे युवाओं को है जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है और साथ ही साथ और इससे रोज़गार भी लोगों को मिल रहे हैं। ये चीज़ आपने बिल्कुल सही बताई। तो वहीं अगर हम दूसरी तरफ अगर ऊर्जा की बात करें तो देखते हैं कि जो भी हमारे परंपरागत ऊर्जा थे, जैसे वो कहीं ना कहीं विलुप्त होते नज़र आ रहे हैं, जैसे केरोसिन, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें। तो अगर हम नई ऊर्जा के नवीकरण के सोर्सेज के बारे में बात करें तो इसके बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? अभी हाल ही में 29 फरवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री ने PM सूर्य योजना लॉन्च किया है। ये जो सोलर रूफ कैपेसिटी है और आवासीय जो घर हैं उसमें बिजली पैदा करने के उद्देश्य से ये शुरू की गई है। ये बिल्कुल सही बात है कि जो हमारा अनवीकरणीय स्रोत है ऊर्जा का, वो ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए हमको अब धीरे धीरे सौर ऊर्जा पे शिफ्ट करना ही पड़ेगा और इसको बढ़ावा देना ही पड़ेगा। तो इसी उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है, PM सूर्य योजना। इसमें पूरे भारतवर्ष में 1 लाख सोलर PV टेक्नीशियन तैयार करना है और 500 ट्रेनर हमको तैयार करना है पूरे भारत में। बिहार राज्य की अगर बात करें तो इसमें 18 ITIs में अभी 500 प्रशिक्षणार्थी को हम तैयार कर रहे हैं जो इस PM सूर्य योजना से प्रशिक्षण प्राप्त कर इसमें टेक्नीशियन के रूप में, ट्रेनर के रूप में अपना रोजगार पा सकेंगे और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का जो उद्देश्य है इस योजना का, उसको पूरा कर पाएंगे। जी। और वहीं अगर विश्वकर्मा योजना की बात करें जिसकी शुरुआत 2023 में हुई थी, और इसका जो मेन मोटो है वो कहीं ना कहीं जो छोटे व्यापार हैं उनको रोज़गार पहुँचाना, क्यों अनामिका। तो इस विषय में और इस योजना के बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जहाँ तक PM विश्वकर्मा योजना की बात है, यह वर्ष 2023 में शुरू हुआ था और इसमें क्या है कि पारंपरिक जो हमारे कामगार हैं और शिल्पकार हैं, उनके कला को बढ़ाने के लिए, उनके शिल्प को बढ़ाने के लिए एक प्रयास है। तो इसके तहत 18 प्रकार के विश्वकर्मा की पहचान की गई है PM विश्वकर्मा योजना में। अब जैसे बढ़ई है, सोनार है, लोहार है, धोबी है, मोची है, मालाकार है, तो इस तरह के 18 विश्वकर्मा की पहचान की गई है और इसमें हम अपने ITIs में करीब अभी 147 ITIs में हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं युवाओं को, जो इन पारंपरिक जो हमारे कामगार हैं, जो शिल्पकार हैं, उस तरह की ट्रेनिंग पा करके हम ये विश्वकर्मा के रूप में उनकी पहचान बनाएं, उनको प्रशिक्षण दें और उनको सीधा सीधा रोजगार में इससे सहायता मिलेगी। जी सर, बहुत अच्छी बात बोली सर आपने। साथ ही सर ये भी जानना चाहेंगे कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुल रहे हैं, तो रोजगार की सुविधा के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग न केवल हम प्रशिक्षण देते हैं बल्कि उनको रोजगार तक पहुंचाते हैं। यह हमारा उद्देश्य है कि प्रशिक्षण तो देना ही है लेकिन उनको रोजगार तक पहुंचाना है और इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें नियोजन मेला की, रोजगार मेला की, जो हर ज़िले में आयोजित होता है, जिसमें हम निजी क्षेत्र के नियोजकों को बुलाते हैं, नियोक्ताओं को बुलाते हैं और हम अपने बिहार के युवाओं को वहाँ भेजते हैं रोजगार मेला में और जॉब कैंप में भी भेजते हैं। तो अगर इस वर्ष की बात करें तो लगभग 60,000 बच्चों को इन रोजगार मेला और जॉब कैंप के माध्यम से हम लोगों ने रोजगार प्रदान करने का काम किया है। इतना ही नहीं, अगर आप आगे इसमें देखें कि नियोजन में हम क्या क्या कर रहे हैं, तो जैसे बिहार राज्य समुद्र पार नियोजन ब्यूरो है। अब कई ऐसे युवा हैं जो
देश के बाहर जाके काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम लोग प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने 5 सेंटर पूरे बिहार में बनाया है, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और बेतिया। तो इन 5 जगहों पे उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि जब आप विदेश में जाते हो वहाँ क्या शिष्टाचार है, वहाँ के क्या श्रमिक कानून हैं, उन नियमों को समझना ज़रूरी है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि उनके साथ ठगी हो जाती है और उनको निराशा का सामना करना पड़ता है। तो हम लोगों ने ये ट्रेनिंग की व्यवस्था करी है ताकि उनको कहीं कोई असुविधा नहीं हो। इसके अलावा नियोजनालय हमारे सभी जिलों में कार्यरत हैं, उसको हम लोग मॉडल कैरियर सेंटर के रूप में बना रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे बच्चे भाग लेना चाहते हैं उनको हम स्टडी किट उपलब्ध करा रहे हैं। जो स्वरोजगार के लिए टूल किट भी हम उपलब्ध करा रहे हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक है, ब्यूटिशियन है या मोबाइल रिपेयर का काम करता हो, तो उसको हम ट्रेनिंग ही नहीं देते। ट्रेनिंग देने के बाद उनको हम टूल किट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना स्वरोजगार शुरू कर सके। तो इस तरह के प्रयास हम लोग लगातार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आपका उत्प्रवासी केंद्र भी हम लोगों ने बनाया है। इसमें हम माइग्रेशन सेंटर में बच्चों को ट्रेन करते हैं और सभी जितने नियोजनालय हैं पूरे बिहार में उसको हम लोगों ने उत्प्रवासी केंद्र के रूप में विकसित किया है, ताकि जो बाहर जाने वाले जो हमारे श्रमिक भाई हैं, युवा हैं, उनको वहाँ पे बेहतर प्रशिक्षण मिल सके और वो जब नई जगह पे जाएं, विदेशों में जाएं काम करने, उनको किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। सर, आपसे जानना चाहेंगे बाल श्रमिक योजना, इससे किस तरह से लाभ पहुंचाया जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं। अभी हाल ही में बिहार बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन कानून आया है और बिहार में बाल श्रमिकों की विमुक्ति के लिए हम प्रयास करते हैं। तो जो 14 वर्ष से कम उम्र के बालक हैं या बालिका है, उनका किसी भी प्रकार से किसी भी प्रतिष्ठान में नियोजन नहीं किया जा सकता है। और वर्ष 14 से 18 वर्ष की जो आयु के किशोर हैं, उनका खतरनाक कामों में नियोजन नहीं किया जा सकता है। तो इसमें और सख्ती हम लोग बरत रहे हैं। धावा दल का हम गठन करते हैं और जहाँ भी ऐसी सूचना मिलती है कि यहाँ बाल श्रमिक काम कर रहे हैं या किशोर श्रमिक काम कर रहे हैं, वहाँ पर हम उनको पकड़ते हैं, उनको विमुक्त कराते हैं बच्चों को, और तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में 3000 रुपये उनको देते हैं। यही नहीं बल्कि हम चाइल्ड लेवल ट्रैकिंग सिस्टम के तहत उनका नाम दर्ज करते हैं, रजिस्टर करते हैं और मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको 25,000 रुपये की राशि सावधि जमा के रूप में उनको दी जाती है। इतना ही नहीं, शैक्षणिक पुनर्वास की भी व्यवस्था हम लोग उन बाल श्रमिकों का करते हैं। शिक्षा विभाग के नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में उनका हम नामांकन करते हैं, जो हर जिले में होता है। तो हमारा यही प्रयास है कि एक तो बाल श्रम कानून को और सख्ती से लागू किया जाए और धावा दल का गठन करके हम ऐसी सूचना पर तुरंत कार्रवाई करें। तो दर्शकों से और आम जनता से भी मेरा यही अनुरोध होगा कि इस तरह की जो भी सूचना मिलती है श्रम संसाधन विभाग को जरूर दिया जाए, ताकि हम बाल श्रमिकों को मुक्त करा सके, उनको मुख्य धारा में जोड़ सके, उनके शैक्षणिक पुनर्वास के लिए भी कार्य कर सके। बिल्कुल। और साथ ही अगर हम कर्मचारी योजना की बात करें, कर्मचारियों को हेल्प के लिए एक योजना बनाई गई कर्मचारी राज्य बीमा आयोग, तो इस योजना के बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? इसके तहत किस तरीके से कर्मचारियों को मदद मिल रही है या पहुँचाई जा रही है? कर्मचारी राज्य बीमा योजना अभी बिहार के 27 जिलों में लागू है और 11 जिलों के मुख्यालय और नगर निगम क्षेत्रों में लागू है। तो इस तरह के इसमें हम लोग उनको लाभ पहुंचा रहे हैं। 17 हमारे बीमा चिकित्सालय काम कर रहे हैं और 4.5 लाख लोग व्यक्ति से निबंधित हैं और उनके बीमा के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने लास्ट ईयर 4 करोड़ रुपीज़ हम लोगों ने अनुदान के रूप में, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में उनको अनुदान दिया है। तो बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग पूरी तरह से श्रमिकों के लिए, युवाओं के लिए काम कर रही है और दिन रात परिश्रम करके हम श्रमिकों को उनका अनुदान लाभ दे रहे हैं, श्रमिकों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार से जोड़ रहे हैं, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। तो इस तरह से श्रम संसाधन विभाग पूरी तरह से श्रमिकों के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए समर्पित भावना से काम कर रहा है। जी सर, आपने बहुत सारी जानकारियाँ, स्कीम्स, प्लान्स के बारे में हमें जानकारियाँ हमसे साझा की। आपने वक्त निकाला, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।